अब लॉर्ड लिटन आएंगे 1876 में, लॉर्ड लिटन आएंगे 1876 से 80 के बीच में। जब लॉर्ड लिटन आते हैं तो रॉयल टाइटल एक्ट 1876 पास होता है। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 पास होता है। क्यों पास होता है? क्योंकि अगले ही साल पहला दिल्ली दरबार की स्थापना होगी। पहले दिल्ली दरबार की स्थापना होगी। यहाँ पे महारानी विक्टोरिया भारत की जो प्रशासन व्यवस्था है उसको जांचने परखने के लिए वो यहाँ पे आती हैं। इनको भली बात ही पता है कि 57 की क्रांति हो चुकी है। जब 57 की क्रांति हुई थी तो प्रशासन में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से जितना भी शासन प्रशासन की बागडोर थी क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त करती है और वायसराय तो रहता ही रहता है। ठीक है, इनके तहत ही प्रशासन चलता है भारत के अंदर। तो ये अब समय समय पे दिल्ली दरबार की स्थापना करेंगी और वहां पे आएंगी। ठीक है, यहाँ पे इनका अवभगत होगा और भारत की जो प्रशासन की स्थिति है उसको जांचे परखेंगी। तो ये मेन पर्पज होता है दिल्ली दरबार को की स्थापना करने की। तो ये जब दिल्ली दरबार में आती हैं लॉर्ड लिटन के टाइम में, तो इनको लॉर्ड लिटन भारत की महारानी के टाइटल से सुसज्जित करते हैं। और ये टाइटल कहां से आता है? इसी रॉयल टाइटल एक्ट से ही आता है। और इन्हीं के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी भाषा प्रेस अधिनियम, देसी भाषा प्रेस अधिनियम लागू होता है। इसके तहत क्या होता है कि जितनी भी देसी भाषाओं के अखबार होते हैं, देसी भाषाओं के जितने भी अखबार होते हैं भारत के अंदर, सबको सब पे बैन लगा दिया जाता है। ठीक है, ताकि जो ब्रिटिशर्स की नीतियां हैं वो लोगों तक ना पहुंचे। क्यों? विद्रोह हो सकता है, विद्रोह कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, इससे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास होता है। और इन्हीं के समय में साधारण ब्रह्मो समाज की भी स्थापना होती है। अब याद करिए, ब्रह्मो समाज हमने बताया था 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई, उसके कुछ सालों के बाद जब राजा राम मोहन रॉय उनका देहांत हो जाता है तो देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन इसके मतलब बागडोर संभालते हैं, उनके अंदर डिस्प्यूट हो जाता है। तो फिर ब्रह्मो समाज की जो है वो डिवीजन हो जाता है, ब्रह्मो समाज के अंदर विभाजन हो जाता है। एक बनता है आदि ब्रह्मो समाज, ठीक है, और एक बनता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। आदि ब्रह्मो समाज को आगे लेके चलते देवेंद्रनाथ टैगोर और उनके फॉलोअर, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को आगे लेके चलते हैं केशव चंद्र सेन। आगे फिर जाकर के डिवीजन होता है तो बनता है क्या? साधारण ब्रह्मो समाज, साधारण ब्रह्मो समाज। तो 3 ब्रांचेस है ब्रह्मो समाज की, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 ब्रांचेस है। तो ये साधारण ब्रह्मो समाज जो बनता है ये 1878 में बनता है, 1878 बनता है मई में। ठीक है, इसको कौन बनाता है? आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस बनाते हैं इसको। इन्हीं के समय में आर्म्स एक्ट 1878 पास होता है। आर्म्स एक्ट 1878 पास होता है, जिसको शस्त्र अधिनियम भी बोलते हैं, शस्त्र अधिनियम भी बोलते हैं, ये पास होता है। ठीक है, ये सारा मतलब सीक्वेंस में भी आ चुका है, मार्क करने के लिए भी आ चुका है। ठीक है, इसलिए हमने सारा फैक्ट एक ही जगह पे मर्ज कर दिया। इन्हीं के समय में रामोसी विद्रोह भी होता है। रामोसी विद्रोह, रामोसी कौन होते हैं? रामोसी एक पहाड़ी जनजाति होती है। रामोसी एक पहाड़ी जनजाति होती है जो मराठा एम्पायर के अंदर उनको जो है सेना में होते हैं। कुछ लोग कृषि करते हैं, तो उनको अलग अलग तरह का रोजगार मिला होता है। लेकिन जब मराठा एम्पायर को, मराठा साम्राज्य को ब्रिटिशर्स को अपने एनेक्स कर लेंगे, उसको मर्ज कर लेंगे, मराठा एम्पायर खत्म हो जाएगा, तो रामोसी लोग जो होते हैं वो मिल करके विद्रोह करते हैं बहुत बड़े स्तर का, उसी को बोलते हैं रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह पहले भी हो चुका है, 1825 में भी हो चुका है। 1825 में भी रामोसी विद्रोह हो चुका है। सब खत्म हो गया क्या? हाँ, 1825 में सतारा जिले में भी रामोसी विद्रोह हो चुका है। लेकिन जिस रामोसी विद्रोह की बात कर रहे हैं 1879 का, वो वसुदेव बलवंत फड़के का है। वसुदेव बलवंत फड़के का है। ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही होता है। तो रामोसी क्या है? जनजाति है, पहाड़ी जनजाति जो पश्चिमी घाट में रहती थी। ठीक है, तो इसका जो है ब्रीफ हिस्ट्री यही है। इन्हीं के समय में रंपा विद्रोह होता है। 1879 आंध्र प्रदेश में। 1879 आंध्र प्रदेश में, ठीक है, 1879 आंध्र प्रदेश में भी एक रंपा विद्रोह होता है। रंपा एक जगह है जहां से गोदावरी रिवर बहती है। और इन्हीं के समय
सेकेंड एंग्लो अफगान वार हुआ था, और यहाँ पे जो वायसराय होते हैं या ब्रिटिशर्स होते हैं, उनकी पॉलिसी बहुत एग्रेसिव हो जाती है। किसको लेकर के? अफगान को लेकर के। हमने बताया था अफगानिस्तान को लेकर के अलग अलग तरह के वायसराय रहे, अलग अलग तरह की उन्होंने नीतियां अपनाई। लिप्टन ने एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई है, जिसको हम लोग आक्रामक नीति भी बोलते हैं। इन्हीं के समय में स्ट्रेची कमीशन की स्थापना हुई। 70 से 78 के बीच में बहुत ही बड़े स्तर का फमीन आया था, भूखमरी, बहुत ही बड़े स्तर की भूखमरी हुई थी 70 से 78 के बीच में। वो हम शायद लिखना भूल गए हैं। तो वो फमीन जो आया था बहुत ही बड़े स्तर का था, और उस टाइम अब जो इतिहासकारों ने जो लिखा है, किताबें लिखी, उसमें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को कि एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली दरबार, आप इतने बड़े आयोजन करो, दिल्ली दरबार कर रहे हो। और ये रंपा विद्रोह भी इसी कारण हुआ था, बहुत ही बड़े स्तर पे लोग मर गए थे, भूखमरी हुई थी, इस वजह से लोगों ने विद्रोह किया था। ठीक है, स्ट्रेची कमीशन का स्थापना होती है ताकि कृषि में सुधार किया जा सके और दोबारा इस तरह की कभी कोई घटना ना हो सके। ठीक है, एक सवाल है, सी ऑफ कैलेमिटी किसको बोलते हैं? सी ऑफ कैलेमिटी किसको बोलते हैं? ये सवाल आया हुआ है, शायद आरओ में ही आया हुआ है। सी ऑफ कैलेमिटी किसको बोलते हैं? ठीक है, गूगल कर लेना, मिल जाएगा। लॉर्ड रिपन। अब आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन थोड़ा लिबरल माने जाते हैं, इन्होंने काफी अच्छे काम भी किए। तो पहली फैक्ट्री एक्ट इनके समय पास हुआ, पहला फैक्ट्री एक्ट पास हुआ। पहले ये था कि मजदूरों को, वर्कर्स को पूरा दिन भर काम कराया करते थे, 12 घंटे, 14 घंटे, और कोई फिक्स टाइम नहीं था, कोई खाने पीने का समय सही नहीं था। तो वो सारी चीजें सही की गई। पहला फैक्ट्री एक्ट पास हुआ 1881 में। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में ही पास हुआ। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी भाषा अधिनियम को खत्म कर दिया, देसी भाषा अधिनियम को खत्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया था ना कि जो देसी भाषाएं हैं उनमें कोई भी अखबार पब्लिश नहीं हो सकता, उसमें ब्रिटिशर्स की नीतियों को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ये सारी चीजें यहाँ पे बैन लगा दी गई थी। उसको खत्म कर दिया किसने? लॉर्ड रिपन ने। यहाँ पे जो है स्थानीय स्वशासन पे एक संकल्प पारित हुआ, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन सेल्फ गवर्नमेंट। सरकार ने, लॉर्ड रिपन ने अपने शासनकाल में एक रेजोल्यूशन पास किया, एक संकल्प पत्र पास किया कि हम स्थानीय प्रशासन को भी ध्यान देंगे, स्थानीय प्रशासन को भी हम ध्यान देंगे। ठीक है, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को ही बोला जाता है। लॉर्ड रिपन को ही फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। इनके समय में हंटर कमीशन की भी स्थापना हुई। हंटर कमीशन की भी स्थापना हुई इनके समय में। हंटर कमीशन की स्थापना हुई 1882 में, और ये था प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो भारत के अंदर पहला जो शिक्षा आयोग बना वो हंटर कमीशन ही था। WW हंटर इनका पूरा नाम है। ठीक है, विलियम विल्सन हंटर इनके अध्यक्षता में एक प्राथमिक शिक्षा का आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, 1882 में। हाँ, और WW हंटर इन्होंने ही इंपीरियल गैजेट को भी इसका भी प्रकाशन किया था। इंपीरियल गैजेट का भी प्रकाशन किया था। जो गैजेट छपते थे उसका प्रकाशन किसने किया था? WW हंटर ने किया था। ठीक है, इसको कंपाइल करके इसको पब्लिश किया था। इसके बाद एल्बर्ट बिल। हाँ, तो एल्बर्ट बिल 1883 जो केस था, ये जो मैटर था, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा जूरी एक्ट 1826 में। जूरी एक्ट 1826 में क्या बोला गया कि अगर किसी अंग्रेज के ऊपर केस चलेगा, तो जो मजिस्ट्रेट होगा, उस केस में फैसला सुनाने वाला, जो मजिस्ट्रेट होगा उस केस को सुनने वाला, उस पर फैसला सुनाने वाला, वो भारतीय नहीं हो सकता। ये बोला किसने? जूरी एक्ट 1826 ने। ठीक है, मतलब कोई अंग्रेज होगा तो अंग्रेज बायस हो सकता है ना, वो गलत फैसला सुना सकता है, ये इसके साथ मिली भगत हो सकती है इस अंग्रेज के साथ जिसके ऊपर केस चल रहा है। ठीक है, इसका विरोध किया, इस जूरी एक्ट 1826 का विरोध किया किसने? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, जब एल्बर्ट बिल आया 1883 में, इसमें जो लॉर्ड रिपन ने पेश किया था इसमें बोला गया कि नहीं, ये मजिस्ट्रेट जो है वो इंडियन भी हो सकता है, ये मजिस्ट्रेट जो है इंडियन भी हो सकता है। मतलब किसी
अंग्रेज का केस कोई इंडियन मजिस्ट्रेट भी सुन सकता है। इस पे अंग्रेजों को बुरा लगेगा, जाहिर सी बात, तो अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया। इसको बोला गया व्हाइट रिवोल्ट, इसको बोला गया श्वेत विद्रोह या व्हाइट रिवोल्ट। ठीक है, ये इल्बर्ट बिल 1883 में आया था। इसके बाद मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है 1884 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है 1884 में। इसमें कौन कौन होता है? वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पे एक प्लेटफॉर्म देना था ताकि हिंदुस्तानियों की समस्या को सुना जा सके और उसका एक निवारण निकल सके। ठीक है, ये मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी मई 1884 में। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई 1884 में, अक्टूबर 1884 में। तो सीक्वेंस में लगाने के लिए आ सकता है, इसलिए हमने इस तरह से इसको लिख दिया है, मंथ भी लिख दिया, ईयर भी लिख दिया है। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई अक्टूबर 1884 में। और यहाँ स्थापना कहाँ पे हुई थी? महाराष्ट्र के अंदर। रनाडे और अगरकर, जीजी अगरकर, रनाडे और जीजी अगरकर ने इसकी स्थापना की थी। रनाडे और जीजी अगरकर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, रनाडे और जीजी अगरकर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक, लॉर्ड डफरिन आते हैं 13 दिसंबर 1884 लेके 10 दिसंबर 1888 तक। और इन्हीं के समय में कांग्रेस की स्थापना होगी। इन्हीं के समय में कांग्रेस की स्थापना होगी। जब कांग्रेस की स्थापना होगी तब कौन होगा? कौन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कांग्रेस की स्थापना में? एओ ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेक्रेटरी भी होते हैं। ठीक है, और पहला अधिवेशन कहाँ होगा? मुंबई में होगा, डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में। ठीक है, तो कांग्रेस में बहुत कुछ पढ़ने को है, लेकिन ब्रीफ में थोड़ा बता दिया। इन्हीं के समय में मैन्सफील्ड कमीशन की स्थापना हुई थी। इन्हीं के समय में मैन्सफील्ड कमीशन की स्थापना हुई थी। मैन्सफील्ड आयोग किस लिए था? मुद्रा के लिए था, करेंसी को रेगुलेट करने के लिए था। ठीक है, मुद्रा को रेगुलेट करने के लिए था। इन्हीं के समय में देव समाज की स्थापना होती है बाई शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, बाई शिव नारायण अग्निहोत्री। कब होती है? 1887 में, फरवरी 1887 में देव समाज की स्थापना होती है बाई शिव नारायण अग्निहोत्री। कहाँ पे? लाहौर के अंदर। ये भी पूछ सकता है कि देव समाज की स्थापना कहाँ पे होती है, तो लाहौर के अंदर की स्थापना होती है। और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना होती है। ये भी एमजी रनाडे कहाँ करते हैं? बॉम्बे के अंदर। एमजी रनाडे बॉम्बे के अंदर करते हैं इसकी स्थापना। कब? 1887 में ये भी होता है। तो अगर ये 3 दे दिया, 3-4, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हमने मंथ भी लिख दिया है आगे। ठीक है, और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस में एक प्लेज मूवमेंट भी चलाते हैं। ये लोग प्लेज मूवमेंट चलाते हैं। प्लेज मूवमेंट किस लिए? चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए प्लेज मूवमेंट भी चलाते हैं ये लोग। ठीक है, ये पूरा लॉर्ड डफरिन तक हो गया।